हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आसिफ पुनिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर से। आज हम अपने सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स कोड 102 के एक यूनिट डीसी सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम ओम्स लॉ के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा हमने प्रतिरोधों के श्रेणी व समानांतर क्रम संयोजन को भी समझा। इनकी सहायता से आप परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, किसी एक भाग में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए ये नियम अपर्याप्त रहते हैं। अतः जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए दो नियम जर्मन भौतिकविद गुस्ताव किरचॉफ ने दिए, जिन्हें हम किरचॉफ के नियमों के नाम से जानते हैं। किरचॉफ ने स्पेक्ट्रोस्कोप में भी काफ़ी काम किया और इन्होंने ऊष्मीय विकिरणों के लिए भी किरचॉफ का नियम दिया, जिसको हम ऊष्मीय विकिरणों के लिए किरचॉफ का नियम कहते हैं। यहाँ पर अपन विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के नियम के बारे में बात करने वाले हैं। परिपथ में यहाँ पर एक जटिल परिपथ आप देख पा रहे हैं और इस प्रकार के परिपथों के विश्लेषण के लिए आपके किरचॉफ के नियम हैं। आपके किरचॉफ के दो नियम हैं और किरचॉफ के नियमों के बारे में बात करने से पहले यहाँ हम जटिल परिपथों के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ हम देखना चाहेंगे। देखिए, परिपथ में वो वाला पार्ट जिसमें करंट का वैल्यू सेम रहता है, उस पार्ट को ब्रांच कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम ब्रांच कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ब्रांच है। इस पार्ट में करंट का वैल्यू सेम रहता है, इसलिए इसको ब्रांच कहा जाता है। वह बिंदु जहाँ पर दो से अधिक ब्रांचेज आकर के मिलती हैं उसको नोड कहा जाता है। ये आपका एक नोड है, ये आपका एक नोड है, इसके अलावा ये भी आपका एक नोड है और कई सारी ब्रांचेज मिलकर के एक बंद परिपथ का निर्माण करती हैं। इस बंद परिपथ को हम लूप कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक आपका लूप है, कंप्लीट लूप है। इस तरीके से ये भी एक आपका लूप है और इस तरीके से ये भी एक आपका लूप है। तो यहाँ पर आपके पास में ब्रांच, नोड, लूप के कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनका हम बाद में यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम किरचॉफ के पहले नियम को देखें। किरचॉफ के पहले नियम को हम धारा का नियम भी कहते हैं, इसको हम संधि का नियम भी कहते हैं। और किरचॉफ का पहला नियम जो है वो आपका आवेश के संरक्षण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। मीन्स संधि पर कोई भी आवेश एकत्रित नहीं होता है। जितना आवेश संधि पर पहुंचता है उतना ही आवेश प्रति एकांक समय में संधि से बाहर जाता है। यहाँ पर एक फिगर आप देख पा रहे हैं जिसमें दो करंट I1 और I2 सर्किट पे आ रहे हैं और I3 करंट सर्किट से बाहर जा रहा है। तो मैथमेटिकली आप कह सकते हैं कि एक संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर संधि पर आने वाली धाराओं को धनात्मक व संधि से बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहाँ इस जो फिगर आप देख पा रहे हैं, इसके लिए जब आप किरचॉफ का नियम अप्लाई करते हैं तो I1 और I2 को धनात्मक लेंगे और I3 को यहाँ पर ऋणात्मक लिया जाएगा। इसलिए I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0 या I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3।
जो कि ये बता रहा है कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के तुल्य होता है। यह है आपका किरचॉफ का पहला नियम है। इस नियम को हम एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करना चाहेंगे। यहाँ पर आपको एक धारा I का मान ज्ञात करना है। यूजिंग KCL डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन करंट I इन द सर्किट गिवन। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 0 और संधि पर आने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक लेते हैं तथा संधि से बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। अतः ये आपके पास में हो जाएगा 4, फिर -1 एम्पियर बाहर जा रहा है इसलिए -1, फिर 3 एम्पियर बाहर जा रहा है -3, I एम्पियर बाहर जा रहा है -I इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। इस तरीके से किरचॉफ करंट लो KCL की सहायता से आप I का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमारा पार्ट जो है वो है आपका किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसको हम किरचॉफ का लूप का नियम या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। और इस नियम के अनुसार एक बंद पास में सभी अवयवों पर वोल्टताओं में परिवर्तनों का बीजीय योग शून्य होता है। मीन्स परिपथ में जितने भी अवयव हैं, चाहे वो आपके प्रतिरोध हों, चाहे वो आपके बैटरी हों, संधारित्र हों, उन सभी के लिए विभव में परिवर्तनों का बीजीय योग शून्य होता है। आप जानते हैं कि विभव जो है वह स्थिति का फलन होता है। जब आप एक बंद पथ में जा रहे हैं तो जिस बिंदु से शुरुआत करते हैं पुनः उसी बिंदु पर आ जाते हैं। तो आप पुनः उसी बिंदु पे आ गए हैं तो विभव में परिवर्तन शून्य होना चाहिए और यह नियम इसी पर आधारित है। तो इस नियम के अनुसार समेशन डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0 और बेसिकली कहा जाए तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ के दूसरे नियम को हम सर्किट में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल की सहायता से हम इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के जो प्रतिरोध हैं वे परिपथ में जुड़े हैं। 710 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी भी है और यहाँ पर परिपथ में धारा का मान कितना है वो आपको ज्ञात करना है। परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको परिपथ में एक धारा का चुनाव करना होगा। परिपथ में धारा का चुनाव आप क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। सामान्यतः प्रयास ये करें कि धारा की दिशा परिपथ में जो बड़ी बैटरी है जिसका वोल्टेज ज़्यादा है, उसका EMF ज़्यादा है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलती हुई धारा लें। यहाँ हमारे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, दूसरी 5 वोल्ट की बैटरी है, तो हमने धारा को 10 वोल्ट की बैटरी से बाहर निकलते हुए यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को अज्यूम किया है। यहाँ पर प्रतिरोधों में विभव परिवर्तन और बैटरी पर विभव परिवर्तन को किस तरीके से धनात्मक व ऋणात्मक लिया जाता है, इसके लिए हमेशा ध्यान में रखें वोल्टता के मान में कमी को ऋणात्मक तथा वोल्टता के मान में वृद्धि को धनात्मक लिया जाता है। जब आप एक प्रतिरोध पर हैं और धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, अतः प्रतिरोध पर विभव पतन होगा और इसलिए इसको ऋणात्मक लिया जाता है। अगर प्रतिरोध पर आप धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आप माइनस से प्लस जा रहे हैं, विभव के मान में वृद्धि होगी और इसको धनात्मक लिया जाता है। जब आप एक बैटरी पर हैं और बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो वोल्टता के मान में वृद्धि होती है, इसको धनात्मक लिया जाता है
और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो वोल्टता के मान में कमी होती है, वह इसको ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इफ द करंट मूव्स फ्रॉम लो टू हाई देन सोर्स ऑफ ईएमएफ साइन पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द चार्जिंग ऑफ एनर्जी एट द ईएमएफ सोर्स। लाइकवाइज इफ current moves from high to low voltage, then source of EMF is sign negative because of the impeding of energy at the EMF source। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास में पहला प्रतिरोध R1 पे आप धारा की दिशा में जा रहे हैं, वोल्टता के मान में कमी है, कमी को हम ऋणात्मक लेते हैं तो माइनस आई R1। उसके बाद बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, वोल्टता के मान में वृद्धि है और वृद्धि को हम धनात्मक लेते हैं प्लस E1। फिर यहाँ पर आप देखिए R2 धारा की दिशा में जा रहे हैं, कमी है माइनस आई आर टू लिया हमने। इसी तरीके से आपका R3 जो है उस पर आप देखेंगे माइनस आई R3। फिर आप बैटरी की देखेंगे तो यहाँ पर प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस E2 हमने कर दिया। यहाँ पर सारी वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए। पहला रेजिस्टेंस 2 ओम है सो माइनस 2i। बैटरी का ईएमएफ यहाँ पर 10 वोल्ट है सो प्लस 10। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 4 ओम का है सो माइनस 4i। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 6 ओम का है माइनस 6i माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसको सो माइनस 12i प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। i इज इक्वल्स टू माइनस 5 ऑन माइनस 12। i इज इक्वल्स टू 0.416 एम्पियर। इस तरीके से आपको करंट का वैल्यू यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ इस परिपथ में हमने करंट को क्लॉकवाइज लिया है। अगर आप करंट को एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं तब इस परिपथ में आपको I का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा, जो कि ये बताता है कि वास्तव में करंट की दिशा जो आपने मान लिया उसके विपरीत है। परिपथ में आप धारा की दिशा को क्लॉकवाइज लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, इस बात से आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कहीं पर करंट के वैल्यू नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब वास्तव में धारा जो है उसके विपरीत है जो आपने अज्यूम किया है। हम आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। हमने यहाँ पर किरचॉफ के जो 2 नियम हैं उनको देखा और ये नियम जो है जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए काफ़ी उपयोगी रहते हैं।